स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमुनी लाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महाशक्तियों का प्रभाव हो गया, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। ये दोनों ही अपने अपने गुटों में सभी राष्ट्रों को शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा। अमेरिका एशिया के 9 राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करने के लिए दबाव डालने लगा, लेकिन ये राष्ट्र अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गुटों में न शामिल होने की नीति अपनाई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने इस धारणा को मजबूत बनाया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों के दबाव से अलग होकर गुट निरपेक्षता के आंदोलन में शामिल होने की होड़ आ गई और आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण ही महाशक्तियों की दबाव नीति कम हो गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन आज तीसरी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक बन गया है। नीति अथवा दृष्टिकोण का बोध कराने वाला शब्द गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता मैत्री संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। यूगोस्लाविया के भूतपूर्व राष्ट्रपति मार्शल टीटो के अनुसार गुट निरपेक्षता मानव जाति की आत्मा और भविष्य है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के शब्दों में गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा बन गई है। श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन है। आगे छात्रों, हम लोग अब गुट निरपेक्ष आंदोलन सदस्यता की शर्तों के बारे में चर्चा करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मानदंड जून 1961 को काहिरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय की गई। इन मानदंडों के अनुसार पहला, किसी भी गुट निरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। दूसरा, इसके निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलनों को समर्थन प्रदान करना चाहिए। तीसरा मानदंड सैनिक गठबंधनों की सदस्यता से संबंधित है। चौथा और पांचवा मानदंड यह है कि यदि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता है अथवा वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का सदस्य है तो यह समझौता या संधि बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। आगे छात्रों, हम लोग अब गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गया। दोनों देशों के बीच मतभेद होने के कारण ये दोनों देश एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की वर्षा करने लगे। इन दोनों महाशक्तियों के बीच कागज के गोलों तथा अखबार की मदद से संग्राम छिड़ गया, लेकिन 9 राष्ट्र इन सभी से अलग रहने का निर्णय लिया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर गुट निरपेक्षता के नाम से जाने जाने लगी। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक विवशता। नवोदित राष्ट्रों के गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का प्रमुख कारण एक भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विवशता थी कि वह केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो बल्कि महाशक्तियों के प्रभाव से एकदम मुक्त प्रतीत भी हो। 9 राष्ट्रों ने यह महसूस किया कि गुट निरपेक्षता की मदद से ही वह बड़ी शक्तियों के प्रभाव से बच सकते हैं।
नंबर 3, सैनिक गुटों से पृथक रहना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 गुटों का उदय हो चुका था। एशियाई एवं अफ्रीकी 9 स्वतंत्र राष्ट्र ने यह निर्णय लिया कि किसी भी गुट द्वारा संचालित सैनिक गठबंधन का सदस्य होने पर वे उनके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। उनकी इसी भावना ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। नंबर 4, अपने पृथक अस्तित्व की अभिलाषा। विश्व में 9 राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुट निरपेक्षता उनके स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखने में उनकी मदद कर सकती है। ये अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अलग-अलग पहचान बनाना चाहते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि जहां महाशक्तियों का बोलबाला हो, वहां उनका कोई अस्तित्व ही न हो। इसलिए ये 9 राष्ट्र अपने पृथक अस्तित्व की अभिलाषा रखते थे। नंबर 5, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। 9 राष्ट्र गुट निरपेक्ष की मदद से अपने आप को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है और न ही ये नवनिर्मित राष्ट्र दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य हैं। नंबर 6, आर्थिक कारक। गुट निरपेक्षता के विकास में आर्थिक कारक भी जिम्मेवार है। प्रायः सभी गुट निरपेक्ष देश पिछड़े हुए थे, अतः उनकी विदेश नीति का एकमात्र लक्ष्य आर्थिक स्तर को बढ़ावा देना था, परंतु इसके लिए न उनके पास पूंजी थी और न ही तकनीकी कौशल। इसलिए उन्होंने वैदेशिक अर्थनीतियों को ऐसा मोड़ दिया जिससे कि वे बिना किसी शर्त के आर्थिक सहायता ले सकते हैं। नंबर 7, अलगाववाद की नहीं बल्कि क्रियाशील की नीति। गुट निरपेक्षता अलगाववाद एवं अक्रियाशीलता की नीति नहीं है, बल्कि यह नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूर्ण सक्रियता के साथ भाग लेने की पक्षधर है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने की पक्षधर है। नंबर 8, साम्राज्यवाद तथा उपनिषेधवाद का विरोध। गुट निरपेक्षता साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का घोर विरोध करती है तथा राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का समर्थन इसलिए करती है क्योंकि यह प्राचीन राष्ट्रों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक है। इस प्रकार छात्रों, हम लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के अर्थ तथा इसको प्रोत्साहित करने वाले कारकों को देखा। अब छात्रों, हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ सम्मेलनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए 2 प्रकार के संस्थाओं को जन्म दिया। नंबर 1, समन्वय ब्यूरो एंड नंबर 2, शिखर सम्मेलन। नंबर 1, समन्वय ब्यूरो। गुट निरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए यह एक उपयोगी संस्था है। समन्वय ब्यूरो में पहले 17 सदस्यों को सर्वसहमति से सम्मिलित किया गया था, लेकिन मार्च 1983 के शिखर सम्मेलन में इसकी संख्या बढ़ाकर 66 कर दी गई। इसमें 31 अफ्रीकी, 22 एशिया, 10 लैटिन अमेरिका और 2 यूरोप के सदस्य हैं। नंबर 2, शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। यह सम्मेलन प्रति 3 वर्ष के बाद होता है। इसमें देशों के मुखिया या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। आज तक लगभग जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं वो इस प्रकार हैं। कुछ हम लोग
शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे बेलग्रेड शिखर सम्मेलन 1961। इस सम्मेलन में यूगोस्लाविया के राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, जिसमें एशिया और अफ्रीका के 22 देशों ने भाग लिया। वैसे ही काहिरा शिखर सम्मेलन है, तो लुसाका शिखर सम्मेलन है, अल्जीरियस शिखर सम्मेलन है, कोलंबो शिखर सम्मेलन है। इसी प्रकार लगभग अभी तक 2016 में मार्गरीटा शिखर सम्मेलन लास्ट हुआ था। इस सम्मेलन में यह चर्चा की गई थी कि आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण प्रमुख मुद्दा था। भारत ने जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, आर्थिक व्यवस्था और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार हम लोग जितने भी अभी तक शिखर सम्मेलन हुए हैं उसे आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।